नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। बीस जिलों के 90 निकायों में चुनाव की घोषणा हुई और घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग गई। निकायों में आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ। प्रदेश के 90 निकायों में चुनाव होंगे और 28 जनवरी को मतदान है। अध्यक्ष पद के लिए 7 फरवरी को मतदान और उपाध्यक्ष पद के लिए 8 फरवरी को मतदान है। घोषणाओं के साथ ही आपको बता दें, आचार संहिता लग गई है और वो तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है जब मतदान होंगे। आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। प्रदेश के 90 निकायों में चुनाव होंगे। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, आचार संहिता लग गई है, किस तरीके की पूरी स्ट्रैटेजी अब आम चुनाव के लिए? जी मनीषा, आज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, इनके पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ में ही 90 निकायों की चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लगा दी गई है। और ये चुनाव जो मैं बता दूं आपको 28 जनवरी को होंगे और इससे पहले 11 जनवरी को इस मामले में लोक सूचना जारी होगी। उसके बाद में 15 जनवरी को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और उसके बाद में 19 जनवरी को अभ्यर्थी हैं वो नामांकन वापस कर सकेंगे और जो 28 जनवरी है वो वहाँ पे इसको इलेक्शन होगा। और इनके जो चुनाव है इसके साथ ही ये डिक्लेयर हो चुका है कि राजस्थान के अंदर 90 निकाय चुनाव है। इसके अंदर 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद है और 80 नगर पालिका है। यहाँ पे जो चुनाव होंगे और कोरोना की प्रोटोकॉल की जो जिस तरीके से पालना है, जिस तरीके से पहले भी चुनाव हुए, पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं और नगर निगम के चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पे भी कोरोना की प्रोटोकॉल की जो है पूरी तरीके से पालना की जाएगी और इसके साथ ही ये पूरे चुनाव होंगे। जी बिल्कुल मनीष, देखिए, समय में जिस तरीके से बदलाव इस बार किया गया था निर्वाचन आयोग की ओर से, क्या वही बदलाव अभी भी कायम रहने वाला है? जी फिलहाल वही बदलाव, बिल्कुल जिस तरीके से पहले कोरोना की जो प्रोटोकॉल की जिस तरीके से पालना करवाई गई थी, जिससे पहले भी मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी और वो सारा सिस्टम यहीं पे बिल्कुल वैसा ही किया गया है। सैनिटाइजर की बात करें, चाहे मास्क की बात करें, तो मतदाताओं को बिल्कुल मतदान केंद्र के अंदर बगैर मास्क के प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वही नियम रहेंगे, वही सब कुछ रहेगा। इसके अलावा कोई नया ऐसा कुछ बदलाव नहीं होगा। कोरोना को लेकर बिल्कुल सख्ती बरती जाएगी। किसी भी तरीके से मतदाताओं को एहतियात के तौर पे कोई छूट नहीं दी जाएगी। बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह कोरोना की प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से पालना करवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग गई है और तमाम जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाई गई हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर चुनाव होने हैं, तो ऐसे में तमाम प्रोटोकॉल्स की पालना भी होगी। भरतपुर के मलाह गांव में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किसानों से संवाद किया और केंद्र सरकार के कृषि बिलों के विरोध में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी बिल हैं और ऐसे में कांग्रेस किसानों के समर्थन में इसका विरोध कर रही है। इस दौरान मेयर अभिजीत कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जी पीसीसी और राष्ट्रीय लोक दल की पहल पर एक किसान संवाद कार्यक्रम रखा है, जिसमें केंद्र सरकार की जो भाजपा सरकार है वो 3 जो काले कानून लेके आई, उनको क्या फायदे और क्या नुकसान है ये बताया गया है। और मैं समझता हूँ उन काले कानूनों को वापस लिया जाए। किसान आंदोलन जो चल रहा है, 60 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, मतलब मृत्यु हो चुकी है उनकी, और तब भी ये गैर संवेदनशील सरकार पर जू नहीं रह रही है। पता नहीं इनका आंखों का पानी कहाँ चला गया। मैं ये आह्वान करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि किसानों को बुलाएं, तुरंत उसकी जो है उनकी वार्ता कर और तुरंत उसका सॉल्यूशन किया जाए और इन कानूनों को वापस लेकर के नए सिरे से बात की जाए। दौसा के सिकराय में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत हुए सड़कों का दौसा सांसद जसकौर मीणा और राज्य मंत्री ममता भूपेश ने शिलान्यास किया। वहीं रामगढ़ सरपंच सुमेर सिंह ने ग्रामीणों की बिजली समस्या को लेकर मंत्री को अवगत करवाया, जिस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि वो किसानों की समस्या को लेकर गंभीर हैं और जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए दोनों को मिलकर काम करना होगा तो विकास की गंगा बहेगी। वहीं सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गांव-गांव और ढाणी में सड़कों से जोड़ा जाएगा और क्षेत्र के विकास में दलगत राजनीति कभी भी बाधा नहीं बनेगी। सभी प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि साथियों, आज इस कार्यक्रम
प्रदेश में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं अलवर के शाहजहांपुर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर पिछले 24 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है, जहां बारिश और ओलों से पंडालों में पानी भर गया, जिसके चलते किसानों ने अलाव जलाकर रात गुजारी। लेकिन तेज बारिश के बावजूद भी किसानों का हौसला कहीं नहीं डगमगाया, हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों के पंडालों में स्थित बिस्तरों में भी पानी भर गया, तो वहीं तंबुओं में पानी टपकता रहा। हालात ये रहे कि सही तरीके से किसान अलाव भी नहीं जला सके। लेकिन केंद्र सरकार किसानों की समस्या को लेकर अभी भी गंभीर नहीं है। पूर्व विधायक पवन दुग्गल और यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीनबंधु शर्मा ने बताया कि बारिश के चलते टीन टप्पर का सहारा लेते हुए किसानों के लिए भोजन बनाकर वितरित किया गया। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के धर्मवीर सारण ने कहा कि सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा न ले और शीघ्र तीनों कृषि के काले कानून को वापस ले ले। झालावाड़ के रायपुर कस्बे में 1 दर्जन बीमार बगुले मिलने से कस्बे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि माली मोहल्ले में लगभग 1 दर्जन बगुले बीमार हालत में मिले हैं और इनमें से कुछ तड़प रहे थे और कुछ की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने बगुलों की मौत को लेकर बर्ड फ्लू फैलने की आशंका जताई है और क्षेत्रीय वन अधिकारी बलराम गोचर ने बताया कि वन विभाग की टीम बगुला का पोस्टमार्टम करवाकर सैंपल लेगी और सैंपल की जांच आने के बाद ही मौत का स्पष्टीकरण होगा। मैसेज पढ़ा था मैंने, 10-12 बगुलों के मरने की सूचना मिली है। अभी स्टाफ को भिजवाता हूँ, पशुपालन विभाग को बुला के उनके सैंपल लेके पोस्टमार्टम कराएंगे। सैंपल को भोपाल भिजवाकर वहाँ से जानकारी आने के बाद ही फिर उसका पता चल पाएगा। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए आधा दर्जन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों को डायमंड प्लाजा से गिरफ्तार किया है और बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 पिस्टल के साथ आधा दर्जन जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाश शहर में वारदात की योजना बना रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर सभी बदमाशों को दबोच लिया और फिलहाल पुलिस सभी बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। कल दिनांक 4/1/2021 को शाम को करीब 5:15 बजे सूचना मिली थी कि उड़ेरो डायमंड प्लाजा की छत के ऊपर 5-6 बदमाश किसी बुरी वारदात की फिराक में बैठे हुए हैं। तो इस सूचना पर मेरे द्वारा और मेरे जाब्ता के द्वारा मौके पर पहुंच करके बदमाशों को घेरा। वहां से उनके कब्जे से 2 पिस्टल और 6 राउंड और डंडे वगैरह उनके कब्जे से बरामद हुए, जिनके खिलाफ 399(402) और 325 में कार्रवाई करके और अभियोग दर्ज किया गया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां पुलिस, वन विभाग और खनिज विभाग की मिलीभगत के चलते सांवा नदी में अवैध बजरी खनन का खेल लगातार खेला जा रहा है। लेकिन विभाग सब कुछ जानकर भी अनजान बना बैठा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और हालात ये हैं कि सांवा नदी करीब 50 से 60 फीट तक गहरी खाई में तब्दील हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार अब तक करीब दर्जन भर लोगों की बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों की चपेट में आने से मौत हो चुकी है, लेकिन खनन विभाग एवं पुलिस प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि विगत जो है जब से अपन ने अभियान शुरू किया है, उसके बाद से हमने बांदीकुई क्षेत्र में 10 कार्रवाई की है। बसवा क्षेत्र में हमने 4 जो है कार्रवाई की, उसमें 2 जो है हम लोगों के द्वारा ज्वाइंट एक्शन भी लिए गए, जिसमें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी एक पत्थर पकड़ने की कार्रवाई हुई थी। इस तरह से पोलो में भी हमने 3 कार्रवाई की है। तो मिला जुला के लगभग इस अपन बात करें तो अभियान शुरू होने के बाद 17 से 20 कार्रवाई अपन ने की है। वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश से एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जिसमें एसडीएम महोदय को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। थाना लेवल पे अलग अलग जो एसएचओ है उनको भी उस कमेटी में जोड़ा गया है। तो जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम लोग खनन विभाग को भी सूचित करते हैं, मैडम को भी सूचित करते हैं और उनकी तरफ से जो भी इमदाद मांगा जाता है उसको इमदाद के साथ हम करते हैं और वो संयुक्त कार्रवाई करते हैं। और जहां पर भी और भी हमें इस तरह की सूचनाएं मिलेगी तो हम ज्वाइंट टीम बनाकर और खनन को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मामला है सब ये क्या है कि ये आदमी बजरी निकालता है जी, बहुत साल से निकालता है, 5-7 वर्ष से। अब वन विभाग में से वन विभाग फॉरेस्ट वाला से सेटिंग करा के निकालता है। अब ये क्या है, वन विभाग वाला किसी के चांदराम में कोई विवादित जमीन ले ली वन विभाग में, तो वहाँ 2 पार्टी पड़ रही है। ये इनके साथ ये दयाचंद है जो फोन करता है डीएफओ कन, फॉरेस्टर कन, तो फॉरेस्टर वाले इससे कह देते हैं भाई दयाचंद फोन करता है। उस बारे में मतलब ये है जो मेरे ऊपर चल रहा है
और आज वैसे चांदेरा से आए, हम तो एक कमेटी के ले रहे थे, गुरुजी थे मोहनलाल जी, उनके साथ आ रहे थे। हमको कोई पता नहीं कि हम तो निःशुल्क बेपरवाह होकर आ रहे थे, आगा से एकदम कुल्हाड़ी लेके उठाई चाणक साई। जयपुर में हरमाड़ा थाना इलाके की 14 नंबर पुलिया के पास यातायात पुलिस ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। पुलिया के आसपास सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया और सड़क के किनारे खड़े वाहनों को भी हटवाया गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीकाराम ने बताया कि पुलिया के पास बने चबूतरे के तार बाउंड्री करवाई जाएंगे और इस चबूतरे पर अक्सर कबूतरों को दाना डाला जाता है और कबूतरों की सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाएंगे। इनके लिए जाली बना रहे हैं, चारों तरफ जाली लग जाएगी, जल्दी जाली लग जाएगी और ये कबूतर वगैरह जो 7 लोग नीचे आ जाते हैं, ये घटनाएं रुक जाएगी। और इस आदर्श चौराया में ऐसी व्यवस्थाएं होगी जिससे सबको ये लगेगा कि ये आदर्श चौराया है। यहाँ रोड अतिक्रमण हो रखा था, उसको अतिक्रमण को हटा दिया गया है, रोड चौड़ी हो गई है और साइड में टेम्पू खड़े होते थे, उन टेम्पुओं को भी हटा दिया। वहाँ भी यातायात सुव्यवस्थित रूप से आवाजाही संभव हो सकी है, नहीं तो कभी टेम्पू वाले खड़े कर देते, कभी पिकअप वाले वहाँ खड़े कर देते। अब सारे वहाँ हटा दिया, उनको सबको समझा दिया गया, अब वो दोबारा वो लगा भी नहीं रहे और यातायात सुव्यवस्थित चल रहा है। बारां जिले के अंता में बाइक सवार आधा दर्जन असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करते हुए कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की और घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। दरअसल नेशनल हाईवे 27 पर स्थित आरडी फ्यूल स्टेशन पर आधा दर्जन युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के सिगरेट पीने से मना करने पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर पेट्रोल पंप के आने पर दोनों ने दो गाड़ियाँ आई थी, उन्होंने 6 जने बैठे थे, उसमें पेट्रोल डालने पर उन्होंने गाली गलौज करी। सिगरेट पीने से मैंने मना किया तो मेरे से मारपीट की, शीशे विशे तोड़ दिए, मशीनें फोड़ दी और डीलर रूम के कांच वाच बिखेर दिए और मेरे साथ बहुत मार। खबर भरतपुर के पहाड़ी क्षेत्र से है, जहां मुक्सका गांव में हत्या के 2 आरोपियों को पकड़ने आई हरियाणा पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और साथ ही आपको बता दें कि मुक्सका निवासी इजराइल और यूसुफ पर हरियाणा के बिछोड़ थाना में हत्या का मामला दर्ज है और ऐसे में मुखबिर की सूचना पर बिछोड़ थाना पुलिस ने मुक्सका गांव में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हमलावरों ने पुलिस टीम पर हमला कर दोनों आरोपियों को छुड़ाकर वहां से फरार हो गए और हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो वहीं हरियाणा पुलिस ने करीब दर्जन भर आरोपियों के खिलाफ पहाड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया और ऐसे में पहाड़ी पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बड़नागौर के कुचामन सिटी से है, जहां बाइक सवार 3 युवकों ने फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र नगर क्षेत्र के निवासी सट्टा कारोबारी सुनील गौड़ के मकान के सामने युवकों ने फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना पर सीओ मोटाराम और थाना अधिकारी रामवीर जाखड़ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मौके पर खाली कारतूस बरामद किए। वारदात का ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। सुरेंद्र नगर में सुनील शर्मा के घर पर गैर बदमाशों ने फायरिंग की। एसएचओ कुचामन और मैं मौके पर पूछा तो इनके गेट के ऊपर एक फायरिंग के निशान मिले और इसमें चारों तरफ नाकाबंदी करा दी गई। जो भी संदिग्ध बदमाश है वो मोटरसाइकिल से आए, बाइक की तलाश की जा रही, बदमाशों की तलाश की जाएगी। विशेष टीम का गठन किया गया और जल्दी कार्रवाई की जाएगी।
टोंक में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े बदमाश पूर्व सरपंच को घर से उठाकर ले गए और इसके बाद बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें पूर्व सरपंच घायल हो गए। ये घटना टोडा रायसिंह के हमीरपुर में हुई और पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने पूर्व सरपंच सत्यनारायण खरोल पर फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया। हमीरपुर गांव के ही किशनलाल पर पूर्व सरपंच के अपहरण और मारपीट का आरोप लगा है। घायल पूर्व सरपंच को टोंक के सादत अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्वागत से थोड़े फिर से हुई है और समाचार आया कि साहब सत्यनारायण की गोली लग गई और गुंडे खींच के लेके। तो हमने सुना वहां से और सीआर साहब की जीप लेके जब रोड पे आया तो दूसरे जैसे जंगल में मार के पटक के गए ना, वो मारपीट जो भी की उन्होंने। गोली की भी आवाज आई, बताइए जो गोली निकली नहीं निकली वो डॉक्टर साहब बताएंगे ये बात। अच्छा, कौन थे मारने वाले? ये मारने वाले अभी या जाने थे किसान और कितना था आदमी, उनका अलावा 5 वर्ष है। खबर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र से है, जहां राकेश उर्फ लाला के घर दिन दहाड़े हुई फायरिंग के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। आपको बता दें कि 9 दिन पहले 2 बाइक सवारों ने नामचीन व्यक्ति राकेश उर्फ लाला के घर दिन दहाड़े अंधाधुंध 8 राउंड फायर किए और सूचना पर डीवाईएसपी ताराराम बैरवा, एडिशनल एसपी सुरेश खींची, थाना अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह मेजाब्ता मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10वें दिन भी बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिसके चलते लोगों में भय व्याप्त है और दूसरी ओर पुलिस जल्द ही मामले की खुलासा करने की बात कह रही है। तो इस तरह की एक घटना हुई थी, राकेश और लाला खट्टी के घर पर फायरिंग की बात आई तो अभी तक तो पुलिस अपने स्तर पर गंभीरता से प्रयास कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, पुराने बदमाशों की और तहकीकात में लगे हैं। तकनीकी रूप से भी इसमें काम किया जा रहा है, लेकिन लाला खट्टी से अभी तक ना तो कोई फिरौती की बात हुई, ना ही उसने किसी से कोई दुश्मनी की जाहिर की है। तो अभी ऐसी कोई संभावना है कि कौन उससे दुश्मन है, इसने काम किया है या कोई उससे फिरौती की बात हुई, तो उसने कोई ऐसी बात नहीं होना बताइए। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में मजदूरी करने वाली एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता लगने पर आसपास के लोग महिला को अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि महिला के आत्महत्या करने पर पति और 2 नाबालिग बेटियां फरार हो गई, जबकि महिला का नाबालिग बेटा मौके पर ही बैठा रहा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर झालावाड़ के पड़ावा से है, जहां गागरिन बांध की निर्माणाधीन नहर में घटिया निर्माण के चलते पोल खुल गई। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग की ओर से करोड़ों रुपयों की लागत से सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन छोड़ी गांव के पास नहर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही नहर जगह जगह से टूट गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिछली गर्मी के मौसम में नहर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन निर्माण कार्यों में अनियमितताएं बढ़ती गई, जिसके चलते कुछ महीनों में ही नहर जगह जगह से टूट गई। तो वहीं मामले को लेकर जलदाय विभाग के आला अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जो एक तलाई है उसके पास में, उसका ओवरफ्लो का पानी डाल दिया और दोनों तरफ से बंद थी, तो ओवरटॉप होकर के वो पैनल क्रैक हो गया। तो सर अब उसका क्या रहेगा? उसका अभी तो 21 किलोमीटर बननी है, तो 500 मीटर का टुकड़ा ही बना है उसमें। अभी काम चलेगा अप्रैल से, तो पूरी कंप्लीट होगी। खबर जालौर जिले के बागोड़ा क्षेत्र से है, जहां इन दिनों नीम हकीमों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल 1 दर्जन से अधिक गांव में नीम हकीम मरीजों का इलाज करते देखे जा सकते हैं, जो इलाज के नाम पर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं माकूल नहीं होने से मरीज झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और ऐसे में मरीजों के गलत इलाज होने पर जिम्मेदार कौन होगा। आपको बता दें कि 5 दिन पहले नरता गांव में नीम हकीम के इलाज से एक महिला की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद भी आखिरकार चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आ रही है।
जालौर के रानीवाड़ा में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तमिलनाडु राज्य के पोरकुड़ी गांव से 50 वर्षीय एक महिला मीना देवी 3 साल पहले मंदिर से गायब हो गई थीं, जिनकी खोजबीन में बेटों ने पूरे तमिलनाडु में 1 साल से अधिक समय तक खोजबीन की, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला और परिवार और बेटे ने मां के नहीं मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन 2021 का वर्ष इस परिवार के लिए खुशखबरी लेकर आया। रानीवाड़ा एसडीएम प्रकाश चंद्र अग्रवाल के प्रयास से 3 साल से लापता एक महिला का उसके परिवार से मिलाप हो गया। खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां जनहित को लेकर A1 टीवी द्वारा चलाई गई खबर का असर देखने को मिला। 1 जनवरी को A1 टीवी में खबर प्रसारित होने के बाद पीएचडी विभाग हरकत में आया और कर्मचारियों ठेकेदार द्वारा पानी की पाइपलाइनों को ठीक करने का कार्य शुरू किया गया। लोगों का ये कहना है कि 1 महीने से व्यर्थ बहते पानी की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन A1 टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आम लोगों की भावनाओं को देखते हुए खबर को प्रमुखता से दिखाने पर पीएचडी विभाग और ठेकेदार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा और इस लीकेज लाइनों का कार्य शुरू हुआ। खबर सवाई माधोपुर के बौली से है, जहां 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। बौली के शारदा छात्रावास में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षकों की ओर से बच्चियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें महिला अधिकारियों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। भीलवाड़ा में सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में पिछले 3-4 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार 2 दिनों से मावठ की रिमझिम बारिश हो रही है और ऐसे में रिमझिम बारिश ने अफीम की खेती करने वाले किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। किसानों ने बताया कि बारिश के पानी से अफीम की फसल में पीला रोग सहित अन्य रोग होने की संभावना बनी हुई है, तो वहीं गेहूं, जौ, चना और सरसों की फसलों के लिए बारिश वरदान साबित हो रही है। माउंट आबू में मंगलवार अलसुबह आसमान में कोहरे और बादलों के छाए रहने से न्यूनतम तापमान में भले ही बढ़ोतरी दर्ज हुई हो, लेकिन यहां पर ठंड के तेवर उतने ही तीखे नजर आए। मंगलवार को पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, तो वहीं अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आपको बता दें कि पर्यटन स्थल पर सैर सपाटे के लिए आए सैलानियों ने गर्म कपड़ों और चाय की चुस्कियों के साथ ठंड का आनंद लिया। बहुत अच्छी ठंड है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम में अभी ठंड चल रही है यहाँ पे। गुजरात के बगल में ये राजस्थान में माउंट आबू जो है उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। शिमला तक, कुल्लू मनाली तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी ठंड है, खुशनुमा वातावरण है। वी आर एंजॉइंग आबू लाइक एनीथिंग। थैंक यू। आपकी क्या फीलिंग रही है? हाँ, यहाँ ठंड में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और हम लोग तो हर 2 महीने आबू आते ही रहते हैं। और इस बार पेपर में जब पढ़ा कि इतना डाउन टेम्परेचर हुआ है तो बोला है कि इस ठंडी में तो जाना ही चाहिए, तो आ गए रात को बैठ के इधर गाड़ी लगा के। सुबह कैसी फीलिंग हो रही है आपको यहाँ पर? बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। इतनी ठंड गुजरात में तो मिलती नहीं है कहाँ, और सिटी में जब भी देखो गर्मी गर्मी ही रहती है। विंटर जैसा लगता ही नहीं कि आ गया विंटर, और चला भी गया। तो ये जो एहसास है ठंड का, वो आबू में बहुत मजा आ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।